जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी फूड लेते हैं, अब ये जो न्यूट्रिशन या कह सकते हो ये फूड हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज के फॉर्म में रहता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, डेट इज C6H12O6। तो ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्टोरेज के फॉर्म में अगर फूड प्रेजेंट रहेगा तो वो किसके फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए क्या होता है कि यहाँ जितने भी ग्लूकोज कार्बन के मॉलिक्यूल है, ये सारे कार्बन के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और यहाँ से एनर्जी फिर रिलीज होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तब एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी आगे लाइफ प्रोसेस में काम आती है। तो सबसे पहला क्या होगा, अब ग्लूकोज के बारे में अगर बात करें तो ग्लूकोज क्या करेगा, सबसे पहले एक स्मॉलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स ये जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इन पायरुविक एसिड। अब ये ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। तो हमेशा सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो पायरुविक एसिड में सबसे पहले कन्वर्ट होगा। अब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म रहता है, तो उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है। तो अब ये क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो पायरुविक एसिड जो है वो क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और ये होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो बेसिक पायरुविक एसिड है ये अलग अलग जगह जाएगा। तो नीड जो होगी वो ऑक्सीजन की नीड होगी इसे। तो इसे लेटर ऑन ब्रेकडाउन के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की भी नीड होगी और नहीं भी हो सकती है। तो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेबुलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये क्या होगा इन साइटोप्लाज्म, ये क्या होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा, अलग अलग जगह अलग अलग रेस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे। देन उसके बाद क्या होगा, पायरुविक एसिड कहाँ कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जा रहा है, कहाँ पर ये जा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या एब्सेंस है, तो उस बेसिस पे ही जो है वो ये रेस्पिरेशन फर्दर डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड यानी ये पायरुविक एसिड क्या होगा, कंप्लीटली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, तो यहाँ क्या होगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, थोड़ी सी वाटर की अमाउंट रिलीज होगी और एनर्जी, यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब बात करते हैं ये तो प्रोसेस जो होगा वो किस में होगा, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल क्या करेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेगा और इस पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहला रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट मीन्स इट इज व्हाट, इट मीन्स इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है और एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, कार्बन का जो है वो कंप्लीट, ग्लूकोज का जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। देन उसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट की। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंजाई है। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंजाई। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। यहाँ जो होगा वो क्या होगा, फर्मेंटेशन, यहाँ क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ क्या करेगा, ये ईस्ट क्या करेगा कि ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, इथेनॉल, और एक मॉलिक्यूल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, यहाँ पर एक हो रहा है, तो यहाँ पर एज कंपेरेटिव क्या होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी। अब यहाँ एनर्जी कम रिलीज होगी। ये जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला अगर देख लेते हैं, CH3COOH, यानी ये क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन, थर्ड कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में। कई बार क्या होता है कि मसल्स जो होती है वो ज़्यादा वर्क करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम भाग रहे हैं तो या एक्सेस वर्क कर रहे हैं तो मसल्स को ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी जो है वो नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मसल्स क्या करेगी, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगी। पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगी और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगी। तो यहाँ जो लैक्टिक एसिड हो रहा है ये भी क्या है, 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कार्बन जो है वो कार्बन की अमाउंट सेम है, बट यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्या होगा NADH क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ क्या होगा, कुछ हद तक मॉलिक्यूलर कुछ चेंजेस होंगे, एनर्जी करेंसी थोड़ी सी एक्सचेंज होगी, उस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या इसमें हो रहा है, इन मसल्स। अब ये मसल्स में हो रहा है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो क्रैम्प जैसी सिचुएशन आती है। क्रैम्प कौन सी आती है, क्रैम्प जैसी सिचुएशन आती है। अब ये क्रैम्प जिसको हिंदी में जिसको बोलते हैं ऐंठन। कई बार क्या होता है ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं हम, ज्यादा कोई काम कर रहे हैं, एकदम सडन से काम करते हैं तो वहां क्या होता है कई बार ऐंठन आ जाते हैं। तो ये जो ऐंठन आती है, यानी ये जो ऐंठन आ रही है वो किसलिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स जब हमने वर्क किया है तो वहाँ मसल्स को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है और वहाँ ऑक्सीजन की नीड कंप्लीट नहीं हो रही। दैट्स व्हाई लैक्टिक एसिड इज फॉर्म एंड इट कम टू सिचुएशन क्रैम्प सिचुएशन। अब ये भी क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये दोनों जो है वो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के हो गए ऑक्सीजन के बेसिस पे। सबसे पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की नीड से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एनर्जी एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होगी। वहीं अगर एनारोबिक की बात करें हम तो एनारोबिक में क्या होगा कि यहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होगा वो ईस्ट में होगा और मसल्स में क्या होगा कि क्रैम्प जैसे सिचुएशन के टाइम क्या होगा कि दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में नहीं निकलता है या निकलता ही नहीं। इस केसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से चलता रहता है। तो अब बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। तो प्लांट क्या होता है कि स्टोमेटा जो प्रेजेंट रहता है जहाँ पर ये गार्ड सेल से कंट्रोल होता है, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। प्लांट्स में जो होगा ये बाय डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर अलग अलग होता है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो एनवायरमेंट से डायरेक्ट जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ नीड जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और इतना रेस्पिरेशन जो है वो हाई नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि जो वाटर के अंदर एनिमल्स रह रहे हैं, इट मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स जो रह रहे हैं, फिशेस वगैरह, तो उनको क्या है, ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। इट मीन्स क्या होता है, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो एज कम्पेरेटिव एनवायरमेंट के कंपेरिजन कम होती है। तो वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए, इट मीन्स ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनिमल्स जो होगा वो ऑक्सीजन की तो रिक्वायर करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेगा तो इसके लिए क्या होगा, ब्रीदिंग रेट उनकी एज कंपेरेटिव हाई होगी। तो ये जो ब्रीदिंग रेट हाई है एज कम्पेयर टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपेरिजन, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ब्रीदिंग रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल में टेरेस्ट्रियल के कंपेरिजन होती है। अब बात करते हैं ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इट मीन्स जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में होती है। तो ये सबसे पहले जो है वो क्या, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में देखा जाए तो एनर्जी करेंसी जो होती है वो कौन सी होती है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड बने होते हैं। तो ये जो 3 फॉस्फेट बॉन्ड बने होते हैं ये फॉस्फोरस जो होता है अटैच होते हैं। अब अगर ये एक फॉस्फोरस अगर ब्रेक हो रहा है तो ये जो फॉस्फोरस अगर ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है। यही एनर्जी जो होती है वो काम में आती है। जो यहाँ 3 फॉस्फोरस है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, 3 फॉस्फोरस होते हैं। तो ये जो एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई थी तो वहाँ क्या हुआ था कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो डायरेक्ट क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच कर लेता है। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डायरेक्ट क्या है, एडीपी ले लेगा। एडीपी क्या करेगा, एटीपी बना देगा। क्या बना देगा, एटीपी। इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना है ये क्या है, एनर्जी करेंसी। तो सारे जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो
जो भी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फास्फोरस के साथ अटैच होकर क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेटर ऑन ये वाला जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है, ये एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा। इट मीन्स एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा, कब जब भी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, कोई भी प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, जो बेसिक्स जितने भी लाइफ प्रोसेस के सारे फंक्शंस है, उन फंक्शंस में जहां एनर्जी की नीड होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होगी, ऐसी रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी की नीड होती है, यानी वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। तो ये क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उन रिएक्शंस ने, तो ये एनर्जी जो आती है वो कहाँ से आती है, यहाँ उस टाइम क्या होगा कि यही एटीपी क्या करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो 3 फॉस्फोरस ग्रुप हैं, ये फॉस्फोरस ग्रुप हैं, तो इन फॉस्फोरस में से अगर एक भी बॉन्ड जो होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है, ये जब भी रिमूव होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। यही एनर्जी जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में और दूसरे जितने भी फंक्शंस हैं, डीएनए सिंथेसिस, अगर प्रोटीन सिंथेसिस या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या होती है, वो वहां से यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाती है। डेट इज अबाउट इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, डेट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन है उस टाइम क्या होता है कि 36 एटीपी रिलीज होते हैं। 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उस टाइम क्या होगा, अप्रॉक्स 31 से 38 तक एटीपी रिलीज होते हैं। तो ये जो एटीपी जो है वो रिलीज होते हैं। अब इनसे क्या ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। वहीं अगर एनएरोबिक की बात करें हम, तो एनएरोबिक में क्या होगा, इसके कंपैरिजन बहुत कम जो होगी वो एटीपी रिलीज होगी। तो वहां अगर एटीपी कम रिलीज होगी तो क्या होगा कि एनर्जी भी कम रिलीज होगी। दैट इज अबाउट एनर्जी करेंसी। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन ये बनते हैं कि व्हाट इज एनर्जी करेंसी, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है, एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्यों हाई होती है तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस बनते हैं रेस्पिरेशन में, ये पूछ लिए जाते हैं। और या कई बार पूछ लिया व्हाट इज क्रैम्प सिचुएशन, तो क्रैम्प क्या है, उसमें प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट कौन से रिलीज होते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और एक और क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो बनता है वो क्या होता है कि पायरुविक एसिड, और ये बनता है कहाँ पे, डेट इज इन साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। डेट इज अबाउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन बीइंग क्या है, एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स ये क्या करता है कि लैंड एरिया में रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो प्रोसेस इनके अंदर रहता है, इट मीन्स यहाँ जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होगा, वो एल्वेओलाई, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एल्वेओलाई के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसा लोअर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। इट मीन्स ये जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, CO2 अंदर आ रही है। इट मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंसंट्रेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इट मीन्स क्या होगा कि सपोज ये सेल है और ये इन्वायरमेंट है, अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन जो होगी, सपोज ये एक सेल है और ये क्या है, आउटर एनवायरनमेंट है। अब यहाँ अगर सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी कम होगी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा कि CO2 जो है वो बाहर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी। तो यही जो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो ये तो बात हो गई लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो एडवांस टाइप की होती है, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो काम नहीं आता है। तो वहाँ क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, एक स्पेशलाइज्ड जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। तो अगर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले ये जो प्रोसेस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ये जो प्रोसेस, तो ये जो बॉडी है इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि सपोज आउटर साइड में जो है वो क्या हो रहा है,
कि सबसे पहले आउटसाइड सोर्स से जो क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इट मीन्स एयर अंदर जाएगी। तो एयर क्या किसके थ्रू जाती है, नेसल के थ्रू, यानी हमारी नाक के थ्रू जो है वो हवा बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो ये नेसल पैसेज जो है वो नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है, कुछ हेयर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं कि एयर को फ्रेश करते हैं। इट मीन्स एयर के अंदर अगर कुछ डस्ट है या कोई जर्म्स है या कोई पार्टिकल्स है तो वो अंदर नहीं जाने चाहिए, तो वो क्या करता है, हेयर्स के थ्रू जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं आउटसाइड में। अब देन क्या होता है कि नेसल पैसेज के थ्रू, अब यहाँ क्या होता है, एयर जो होती है वो पास ऑन होती है, एयर पास होगी। एयर पास होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये माउथ कैविटी और नेसल कैविटी जो है, नेसल पैसेज जो होता है वो लेटर और नेक रीजन के पास जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ जो पास ऑन होगी, तो ये पास जो होगी वो विंड पाइप के थ्रू होगी। अब इसी विंड पाइप को जो है वो क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो विंड पाइप है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फेरिंग्स होगा, फिर उसके बाद जो होगा लैरिंग्स होगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हवा पास ऑन होती है। तो ये लैरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, वोकल कॉर्ड भी होता है जिसके थ्रू हमारी वॉइस निकलती है। तो ये लैरिंग्स क्या है, एक वोकल कॉर्ड है जिसके थ्रू हमारी वॉइस निकलती है। तो अगर प्रोसेस लर्न के हिसाब से देखें कि सबसे पहले क्या आएगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अल्फाबेट में एल पहले आता है लेकिन रेस्पिरेशन में पी पहले आएगा। इट मीन्स फेरिंग्स पहले आएगा और लैरिंग्स उसके नीचे आ जाएगा। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रोसेस जो सीरीज पूछ ली जाती है कि सबसे पहले जो है वो कॉम्बिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इनकी सीरीज पूछ ली जाती है कि ये जो है वो किस तरीके से सेट होता है। तो ये तो बात हो गई लर्निंग प्रोसेस की। अब यहाँ क्या होता है कि ये लैरिंग्स के नीचे जो होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया पार्ट होता है, ट्रैकिया पार्ट होता है। तो ये ट्रैकिया क्या होता है, एक तरह का विंड पाइप होता है। इसके आउटर साइड में क्या होती है, एक रिंग्स प्रेजेंट रहती है कार्टिलेज की। तो ये कार्टिलेज की रिंग क्या करती है, इस ट्रैकिया को ओवरलैप होने से रोकती है। इट मीन्स ये जो है वो ताकि एक दूसरे में फोल्ड ना हो जाए, इसलिए ये क्या करते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। देन क्या होगा, ये ट्रैकिया जो होगा लेटर ऑन यहाँ तक डेवलप होगा। उसके बाद जो होगा ये ट्रैकिया या विंड पाइप कह सकते हो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट मीन्स जो होते हैं लंग्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो यहाँ लेफ्ट पार्ट में जो है, लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई होता है, राइट पार्ट में राइट ब्रोंकाई होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ये ब्रोंकाई पार्ट है, तो ये ब्रोंकाई पार्ट जो है वो सब ट्यूब्स में जो डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, ब्रोंकियोल्स होगा। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लेटर ऑन सब डिवाइडेड होते हैं। जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है, एक ऐसा लास्ट पार्ट है या कह सकते हो एक सबसे पहले बेसिक टाइनी पार्ट है जो रेस्पिरेशन कह सकते हो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स एल्वियोलाई क्या है, ये ऐसा पार्ट है जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स से होता है। इसका कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड से होता है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज जो होता है वो किस में होता है, एल्वियोलाई में। अब इसको पर्टिकुलर सिंगुलर फॉर्म में बोल सकते हैं कि एल्वियोलस बोलते हैं। अब लेटर ऑन क्या होता है, ये जो लंग्स होते हैं ये सबसे पहले कवर्ड जो पार्ट होते हैं, इट मीन्स इनका प्रोटेक्शन जो होता है वो रिब्स के थ्रू होता है आउटर साइड में, और बैक साइड में जो है वो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और बेस पे जो होता है वो डायफ्राम होता है। तो ये जो तीनों और कह सकते हो तीनों ओर से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट रहता है कि आगे से पीछे से बेस से ये क्या है, ये सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं इनके एरिया एक्सटेंड की। तो जैसे ही हवा अगर अंदर जाती है तो हवा अंदर जाएगी तो क्या होगा कि सपोज ये नीचे जो है वो डायफ्राम है, अगर यहाँ नीचे की तरफ ये जाएगा तो एरिया ज़्यादा मिल जाएगा इसे। ये एरिया जो होगा अगर ये जैसे ही नीचे जाएगा तो हवा को अंदर जाने के लिए जो है वो स्पेस मिल जाएगा। रिब्स जो होंगे वो अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रिब्स को जो है वो रिब्स जैसे ही अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। और रिब्स जो है वो क्या होगा कि सपोज अगर हवा अंदर आई तो रिब्स का मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा कि आउटर साइड की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिब्स का जो मूवमेंट है जब हम इनहेल करते हैं, इट मीन्स हमने अगर सांस अंदर खींची है तो सांस अंदर खींचेंगे तो क्या होगा, हवा अंदर जाएगी। अब उसे एरिया बढ़ाने के लिए क्या होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर एरिया हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि उस टाइम बॉडी क्या करती है, डायफ्राम जो होता है वो, डायफ्राम की पोजीशन कैसे होती है, डायफ्राम जो होता है वो बेस की तरफ झुकाव ज्यादा हो, डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और जो रिब्स होते हैं वो आउटर साइड में और आउटर साइड की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। वहीं अगर बात करें अगर एक्सहेल करना है तो एक्सहेल के टाइम क्या होगा कि जब एयर को जो है वो बाहर कैसे निकालेगा, अंदर का एरिया कम होगा। तो जब अंदर का एरिया कब कम होगा, जब डायफ्राम जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, रिब्स अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये जो अंदर का एरिया है वो कम हो गया। अंदर का एरिया कम होते ही क्या होगा, हवा प्रेशर से जो है वापस बाहर निकल जाए। ये तो बात हो गई प्रोसेस की। तो प्रोसेस में बेसिक जो होता है वो क्या होता है, एल्वियोलाई जो है वो क्या है, एक बेसिक
फंक्शन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन है। एल्वेलाई जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन है। ये जो एल्वेलाई है क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो क्या होगा, CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। देन बात करते हैं, देन एक डिजीज की बुक में जैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स, स्मोकिंग से लंग्स किस तरीके से इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मोकिंग से लंग्स किस तरीके से इन्फेक्ट होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो है वो क्या है कि ये प्रोसेस जो होता है वो क्या है, म्यूकस से कवर्ड रहता है। इंटरनली क्या है, ये म्यूकस की कवरिंग रहती है और पूरी पाइप और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें के अंदर ये जो पाइप रहता है, इनमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। जब स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये सीलिया जो होता है, ये जो माइनर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं सीलिया, तो ये सीलिया क्या स्मोकिंग से क्या होता है, ये सीलिया जो होता है वो बर्न हो जाते हैं या कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जैसे ये सीलिया डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो होता है वो फैलने लगता है। इट मीन्स कोई भी जर्म हो, कोई भी डस्ट जो होगा वो इजीली क्या होगी, बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्या होगा, जर्म्स भी अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलर्जिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी अंदर जा सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय धीरे धीरे क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और जो ये एल्वेलाई है उसकी कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाती है। लेटर ऑन क्या होता है कि इसी इन्फेक्शन स्मोकिंग की वजह से जैसे देखा जाता है कि लंग्स की जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे जो है वो लेटर ऑन ये डेथ का कारण बन जाती है। तो यहाँ क्या स्मोकिंग जो है वो क्या कर रहा है, सीलिया के उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जितने भी सीलिया प्रेजेंट है उस सीलिया को डिस्ट्रॉय करता है। इसी वजह से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी हार्मफुल पार्टिकल है वो अंदर जाते हैं और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और लेटर ऑन क्या होता है, इसी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गई एक डिजीज की बात। अब यहाँ जो ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हाईली एडवांस टाइप का होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कंप्लीटली जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो डेवलप होता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस को एक दूसरे से कनेक्ट होकर कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की।